प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं वर्क, हीट एंड एनर्जी के बारे में। आज हम उसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे एंड नया एक टॉपिक पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो दोनों को समझते हैं आखिर ये दोनों होते क्या हैं। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि किसी बॉडी का ये टेम्परेचर है तो किसी बॉडी का ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर आखिर होता क्या है? तो एग्जैक्टली बोले तो किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो हम टेम्परेचर की हेल्प से बताते हैं। जैसे कि कोई बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो 20 डिग्री से इतना हॉट है, या फिर किसी बॉडी का माइनस में टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस है तो वो इतनी कोल्ड है। तो अगर मैं सीधी बात बोलूं कि टेम्परेचर क्या करता है, तो टेम्परेचर का काम होता है किसी बॉडी की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को डिस्क्राइब करना, और यही टेम्परेचर होता है जो हीट ट्रांसफर के रूल को गवर्न करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है। तो यही जो हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ही है जो इस हीट ट्रांसफर के रूल को गवर्न करता है। एक और जानने वाली बात कि जो ये टेम्परेचर है ये किसकी हेल्प से डिटरमाइन करते हैं? ये हमारा बताते हैं कि किसी बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। अगर मैं बोलूँ ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। कैसे? अगर हम किसी बॉडी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो बॉडी क्या होगी? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने कहा कि मैंने अपनी बॉडी को दी हीट, तो क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं इनमें क्या होगा? मोशन हो जाएगा। जो बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से भागने शुरू करते हैं, मोशन शुरू करते हैं, फैलने शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है? मोशन इंड्यूस हो गया। हम पहले पढ़ चुके थे अगर जहाँ पे भी मोशन की बात है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स में मोशन बढ़ा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो इसीलिए अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता करना हो, मेजर करना हो, तो हम टेम्परेचर की हेल्प से उसे मेजर कर देते हैं कि कितना टेम्परेचर इंड्यूस करा और कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस इंक्रीज या फिर कितनी उसकी अमाउंट हमें देखने को पता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद इस टेम्परेचर को मापने के लिए हमने 3 स्केल्स को डिस्क्राइब करा है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हम बोलते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है या 20 केल्विन है या 20 फ़ारेनहाइट है। तो अलग अलग स्केल होते हैं जिससे हम अलग तरीके से टेम्परेचर को माप सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। तो अगर इन स्केल की बात करें तो हमारे पास है 3 स्केल। सबसे पहला होता है सेल्सियस स्केल। तो ये कौन सा स्केल होता है? तो इसमें हमने रखा है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या हो रहा है? वाटर मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है। सीधी बात बोले कि यहाँ पे फ्रीज हो रहा है। अगर हम लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो 0 डिग्री सी पे क्या होता है? फ्रीज होता है, या फिर अपोजिट करें तो मेल्ट होता है। यही वो डिग्री टेम्परेचर होता है। और अगर मैं बोलूँ 100 डिग्री सी, तो 100 डिग्री सी पे क्या होता है? वाटर बॉयल होता है। इसे फ्रीज छोड़ो, इसे रखो मेल्टिंग और इसे रखो बॉइलिंग। 0 डिग्री पे अगर हमारा वाटर बॉयल मेल्ट हो रहा है तो मतलब वो सेल्सियस की बात करें, 0 डिग्री के साथ क्या लग जाएगा? सेल्सियस। और अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा वाटर बॉईल हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा यूनिट लग जाएगी? वहाँ पे कौन सा स्केल लग जाएगा? सेल्सियस। यानी कि हमने नंबर के आगे एक स्केल जोड़ दिया है उस इवेंट को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट की, फ़ारेनहाइट स्केल की, तो इसमें क्या होता है? 32 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री सेल्सियस। इस पे होता है मेल्टिंग और इस पे होती है बॉइलिंग। अगर मैं कहीं पे बोल रही हूँ कि मेरा वाटर 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है तो वो 0 डिग्री क्या है? सेल्सियस। और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा वाटर 32 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा स्केल है? वहाँ पे है फ़ारेनहाइट। दोनों में मतलब समझ आया? हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर की हेल्प से यूनिट को डिफाइन कर दिया या फिर स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया कि डिग्री सेल्सियस पे ये नंबर्स रहेंगे और फ़ारेनहाइट पे ये नंबर रहेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इनमें एक चीज़ और देखते हैं। सपोज हमें डिग्री सेल्सियस से या फिर केल्विन से डिग्री सेल्सियस पे जाना है, तो डिग्री सेल्सियस और इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं 232
डिग्री सी। अगर हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन देखना है तो हम केल्विन को ऑक्यूपाई करने के लिए, फिर केल्विन यूनिट ऑब्टेन करने के लिए डिग्री सी टेम्परेचर में 232.5 को प्लस कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0 डिग्री की, तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस में 232.15 प्लस कर दूं तो वही हो जाता है हमारा केल्विन। ठीक है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट का क्या होता है, फ़ारेनहाइट का छोड़ो, अभी फ़ारेनहाइट का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो जाएगी। हमें कन्वर्जन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें बस मेनली समझना है कि किसका कौन सा रहता है। तीसरा स्केल हमारा होता है केल्विन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की एसआई यूनिट ही क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट ही केल्विन होती है। इसलिए केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। इस स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो भी कंसिडर करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे 0 केल्विन पे इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, जैसे कि क्या हुआ 0 केल्विन पे क्या हुआ, हमारा 0 डिग्री सी पे मेल्टिंग हो रही थी, यहाँ पे 0 केल्विन ही -273.15 के डिग्री सी के इक्वल होता है। मतलब ये क्या होता है, ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं कि मेल्टिंग किस पॉइंट पे होगी, तो मेल्टिंग हो रही है हमारी 273.15 केल्विन पे। और अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं तो बॉइलिंग किस पॉइंट पे हो रही है, 373 केल्विन पे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, एक बार थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने कन्वर्जन पढ़ा, हमने क्या करा, अगर हम डिग्री सेल्सियस में 232.15 प्लस कर दें तो हमारे को केल्विन यूनिट मिल जाती है। अब मैंने क्या करा, 0 डिग्री पे वाटर मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैंने इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे 232.15 कर दिया तो हमारे को मिल गया क्या, केल्विन के अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट। और अगर इसी 100 में मैंने 232.15 प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल। अब क्या होता है, जो केल्विन होता है 0 केल्विन, ये हमारा एक एब्सोल्यूट जीरो टर्म है। 0 केल्विन किसके इक्वल होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस के। ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है, इससे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, होता है 273, समझ आया। जो 0 केल्विन या फिर माइनस की बात कर दी है, आप सोचो -10 डिग्री सी कितना ठंडा होता है, तो -273 कितना ठंडा होगा। जो 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सबसे ज्यादा लोएस्ट या फिर कोल्डेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है। समझ आया इतना। ये थी हमारी टेम्परेचर की बात कि आखिर टेम्परेचर क्या होता है एंड स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होते हैं। इसमें कोई डाउट? इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो आप लोग नॉर्मली सुनते होंगे कि आज हवा में इतनी नमी है, आज मौसम चिपचिपा है, तो आखिर ये होता क्या है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा में कितना वाष्प या फिर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी। ये हमारे वेदर और क्लाइमेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। क्यों, वो भी आपको आगे पता चलेगा। इसके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी रहती है। सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब ये तीनों आखिर होती क्या है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम बोल सकते हैं कितने वॉल्यूम एयर में कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। सीधी बात बोलूं तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैं वाटर वेपर को WV करके लिख रही हूँ, एक बार बस शॉर्ट में समझ जाना।
अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। सपोज मैंने बोला कि मैं 10 मीटर क्यूबिक एयर अपने पास लेती हूँ, ये मेरी एयर है जो कितनी है 10 मीटर क्यूबिक है, मतलब एक तरीके से ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, और इसमें प्रेजेंट है कितना 10 ग्राम वाटर वेपर। तो 10/10 यही हो जाएगा हमारा क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताती है कि कितने वॉल्यूम ऑफ एयर में, वो हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि हमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेजर करना है, वो हमारे ऊपर होता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना अमाउंट ऑफ एयर, कितना ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में। ये होती है हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब अगर बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो ये इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज हम निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, सपोज ये हमारी एयर है और ये 100% वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, और अगर इसने 50% वाटर वेपर इस समय प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी थी और एब्जॉर्ब कितना कर सकती है, तो यही हम बोल सकते हैं 50/100 इंटू 100। इसकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सीधी बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट अपॉन मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड इनटू 100। ये होती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब हमने परसेंटेज निकाल दिया कि कितनी वो रख सकती है और कितनी उसमें प्रेजेंट है, ये निकल गई हमारी परसेंटेज। ये होती है एब्सोल्यूट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट थी ग्राम पर मीटर क्यूब, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये क्या है परसेंटेज, एंड परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, amount of water vapor in per unit mass। अब ये क्या होती है, ये होती है कि 1 किलोग्राम एयर या फिर पर यूनिट मास ऑफ एयर में हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिकेशन है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में हम लोग एक्चुअल टर्म्स मेजर कर रहे थे, बट स्पेसिफिक में क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इतने पर यूनिट मास ऑफ एयर में हमारी एयर क्या वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। इसकी यूनिट नॉर्मली हमारी ग्राम पर किलोग्राम हो जाती है। ग्राम ऊपर वाटर वेपर के लिए कि कितना ग्राम ऑफ वाटर वेपर है, एंड किलोग्राम यहाँ पे पर यूनिट मास ऑफ एयर के लिए। इधर क्या था, इधर वॉल्यूम हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे थे, बट इधर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 1 किलोग्राम ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ह्यूमिडिटी समझ आया कि ह्यूमिडिटी आखिर होता क्या है एंड उसके 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करते हैं, तो बेसिकली वो 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है टेम्परेचर, प्रेशर, और कौन सा होता है ज्योग्राफी, बस इन तीनों को ही रहते हैं। फैक्टर्स में मेनली आता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड ज्योग्राफी। अब कैसे, अगर कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर सरफेस ओशन की बात करें या वाटर बॉडी की बात करें तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, प्लांट्स में से ट्रांसपिरेशन जल्दी होगा। जैसे कि आप बात करो, आप अपने पानी को गर्म करते हो तो पानी के आसपास आपको नमी फील होनी शुरू हो जाएगी, आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं नियर बाय सरफेस पे। तो क्यों आई है, क्योंकि वहाँ पे पानी उबला और वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी होगी, ज़्यादा। अगर प्रेशर कम होगा, मतलब हमने प्रेशर को कर दिया है कम, तो ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं, प्रेशर कम हुआ तो कौन सी फॉर्म हुई, कंफ्यूज हो गई। प्रेशर कम करने से बस इतना याद रखना है कि ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। दोनों में एक दूसरे के टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एंड दूसरी तरफ प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो जैसे हम लोग ले लें कि कोई एरिया है जो कोस्टल एरिया के पास है, ठीक है, यानी कि ओशन के पास है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे
ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी। बट अगर मैं वही बात करूँ क्या किसकी, अगर मैं बात करूँ रेगिस्तान की, डेजर्ट की, तो डेजर्ट में ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो यही है हमारा फैक्टर्स ऑफ डिफाइनिंग एंड डिटरमाइनिंग द ह्यूमिडिटी। इतना क्लियर है? प्रेशर में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब जैसे आप बात करो, आप हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे गए, पहाड़ों में ऊपर गए, पहाड़ों में ऊपर जाते जाते हमें ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, प्रेशर की कमी लग रही है हमें, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम फील करेंगे कि वहाँ पे पानी है ही नहीं, एटमॉस्फेयर में ना तो ऑक्सीजन है, ना ह्यूमिडिटी है, ना कोई हमारे को अच्छे से मतलब ब्रीथ करने के लिए सोर्सेज हैं। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे प्रेशर कम होएगा, ह्यूमिडिटी भी कम होएगी। ठीक है, इस टॉपिक में कोई डाउट? ये टॉपिक क्लियर है? आज के लिए हम बस इतना ही समझेंगे। अपकमिंग लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आखिर किस किस फील्ड में या फिर किस किस फैक्टर की वजह से एक्चुअली पॉसिबल है और क्यों होते हैं। ठीक है।